देखिए, कल जो पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड का क्लास 10th हिंदी का जो पेपर है आपका, तो उसका सैंपल पेपर है। ठीक, आप इसको ध्यान से अगर देखते हैं तो आपने भले ही अभी तक पढ़ा नहीं हो, कुछ भी याद नहीं किया हो, लेकिन आप अगर इसको देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं 80% पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे? देखिए क्वेश्चंस का कैसे रहेंगे और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहां पे आपका टाइम बचेगा अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो। कैसे? आपका जो पेपर रहेगा, प्रश्न पेपर, वो 75 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो पेजेस रहेंगे वो कितने पेजेस रहेंगे? 4 पेजेस रहेंगे। टाइम 3 घंटे का होगा और क्वेश्चन 23 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, क्वेश्चंस कितने होंगे? 23। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें आपको पढ़ने की एक बार पेपर जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिएगा आगे, उसमें से जो 23 क्वेश्चंस हैं उसमें सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। सभी क्वेश्चन अनिवार्य है का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शनल में क्वेश्चन मिलेंगे अथवा करके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी मैं बताऊंगा, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। मतलब जो क्वेश्चन जितने मार्क्स के होंगे उसके आगे लिखे होंगे कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। दूसरी चीज है कि प्रत्येक क्रमांक, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 5 तक, प्रश्न 1 से 5 तक 30 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। मतलब 1 से लेकर 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 1 से लेकर 30 मार्क्स कहां तक मिल जाएंगे? 5 क्वेश्चंस में। ठीक, 1 से लेकर 5वां क्वेश्चन तक ही आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 30 मार्क्स। 1 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे, समझ लीजिए। आगे देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। ठीक, 6 से लेकर 17 तक के जो प्रश्न होंगे उस पे 2-2 नंबर के वो प्रश्न रहेंगे। ठीक, और उसका शब्द सीमा ध्यान दीजिएगा कि इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने वीडियो देख लिया सही से तो वहां पे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो 2 अंक के प्रश्न होंगे, उनको आपको शब्द सीमा 30 शब्द है कि आपको 30 शब्द तो लिखना होगा कम से कम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न रहेंगे और उसमें प्रत्येक प्रश्न के अंक 3 अंक होंगे। ठीक, 18 से 20, 18, 19, 20 जो प्रश्न होंगे वो 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके। और जो है उसके शब्द सीमा कितना है? 75 मार्क्स। कितना है? 75 मार्क्स। जो 18 से 20 तक प्रश्न रहेंगे उसके शब्द सीमा कितने रहेंगे? 75 शब्द रहने चाहिए। ठीक, अगला देखिएगा कि प्रश्न क्रमांक 21 से 23, 21, 22, 23, यहां पे अभी तक हमने 3 अंक वाले पढ़े। अब कितने अंक मिलेंगे आपको? 21 से 23 तक सारे प्रश्न पे 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। ठीक, और इसकी जो शब्द सीमा होगी कितना होगी? 120। कितनी होगी? 120। और आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उसके सामने उसका अंक दिया होगा कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। आगे देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पेपर को। ठीक, पहला जो प्रश्न है आपका वो क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो प्रश्न आएगा वो ऑप्शनल आएगा। ठीक, क्या आएगा? मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि प्रश्न 1 से 5 तक ऑप्शनल प्रश्न होंगे, मतलब 1 मार्क्स के प्रश्न होंगे। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। अब आपको बताना है कि जो रीतिकाल विषय है, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय क्या है? प्राकृतिक वर्ण, श्रृंगार वर्ण, भक्ति वर्ण और रीति वर्ण। तो क्या है? श्रृंगार वर्ण। ऐसे ही सेकेंड देखिएगा कि जकरी शब्द का अर्थ है रटना। ठीक, तीसरा जुगुप्सा अस्थाई भाव है विभत्स रस का। ठीक, अगला प्रश्न, श्याम प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। ठीक, मतलब श्याम प्रकाश जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो आपको बताना है कौन सा? वसुधा। ठीक, अगला प्रश्न, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं उसे। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर दूं आपको क्लियर दिखे। ठीक, देखिएगा ध्यान से, क्या कहते हैं उसको? तो कर्मधारय समास। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। ऐसे ही लास्ट प्रश्न 6 मार्क्स के है, टोटल 6 मार्क्स के। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं।
कौन है इसमें से? तो शिवपूजन सहाय। ये 6 मार्क्स आपके मिल गए अगर आपने सही सही कर लिया तो। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो उत्साह एक डैश गीत है, तो कौन सी गीत है? आह्वान। ठीक। दूसरा वीर, यहां से देखिएगा ध्यान से, वीर भयानक तथा रौद्र रस में डैश गुण होता है, कौन सा गुण होता है? तो ओज गुण। कौन सा गुण? ओज गुण। अगला नायक जी के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण डैश में होता है, किसमें होता है? मतलब पूर्णता पूरी तरीके से कहानी उनकी किसमें घटना को दर्शाया गया? तो किसमें? खंड काव्य में। ठीक। अगला बाल गोविंद भगत के गीतों में डैश का भाव व्यक्त है, किस गीतों में व्यक्त है? तो ध्यान रखना, प्रभु मिलन। ठीक। ऑप्शंस दिए होंगे, उन्हीं में से एक ऑप्शंस को फिल करना है। आगे देखिएगा, विद्यालय में डैश संधि है, कौन सी संधि है? स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। अगला लेपचा और डैश सिक्किम की स्थानीय की बार बार लिख दिया हूं, यहां पे स्थानीय जातियां हैं, यहां पे इसको हटा दो। सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, कौन सी जातियां हैं? तो भूटिया। कौन सी? भूटिया। आपके 6 मार्क्स यहां से मिल गए। पहले प्रश्न से 6 मार्क्स मिल गए थे, 6 नंबर मिल गए थे, दूसरे से 6 नंबर आपके मिल गए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा कि मैंने पहले ही बोल चुका हूं 1 से 5 तक 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और एक एक क्वेश्चन 6-6 नंबर का होगा, तभी जाके 6-5 30 नंबर आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, ये भी देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है सत्य असत्य। ठीक। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला प्रश्न क्या है? तीसरे में, परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। क्या परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए थे? गलत, कभी नहीं। ठीक। तो क्या हो जाएगा? असत्य। हम क्रॉस कर दिए तो आप भी अब क्रॉस मत कर दीजिएगा, वहां पे लिखना है, क्या लिखना है? असत्य। ठीक। अगला दोहा एक वर्णिक छंद है, ये भी क्या है? असत्य। ठीक। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, ये भी क्या है? असत्य। ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आप तो सुने होंगे कहीं ना कहीं कि लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है, इसलिए क्या हो गया? सत्य। अगला मां बैठ नहीं सकती में भाव वाच्य है, तो क्या है? वाच्य भाव है, ये क्या हो जाएगा? सत्य। अब अगला क्या बचा है अपना, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर कर दूं आपके लिए। ठीक। कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, ते भी क्या है? सत्य। ठीक हो गया अपना 3rd क्वेश्चन तक। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? जो 4th क्वेश्चन है जोड़ी मिलान है, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने केवल स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन कर लिए और सही सही कर लिए तो आप पास हो गए। ठीक। 75 में से 30 तो आप पा ही गए, बचा 25 मार्क्स, उसमें से कुछ तो देंगे आपके स्कूल वाले। ठीक। आपके मिनिमम 45% ऑलरेडी बन जाएंगे। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन, मैं तो आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे बताऊंगा और उसमें से मैं गारंटी दूंगा 80% क्वेश्चंस मैच होने की। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है? सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला देखिएगा युग धारा, युग धारा को मैंने पहले ही मिला दिया है, किससे मिलाएंगे? नगा अर्जुन से। हम मैच नहीं कराते हैं, यहां पे साइड में लिख देते हैं। जैसे पहला था तो पहला यहां लिख चुके हैं। दूसरा क्या है? उत्तान, उत्तान का इसमें देख लीजिए। सेकंड क्या है? पीठ के बल लेटना। ऐसे ही तीसरा क्या है? मन्नू भंडारी की मां, तो मन्नू भंडारी की मां क्या? सहनशील नहीं है। सेकंड कहां था?
यहां पे। ठीक, अब यहां पे देखिएगा सुदामा चरित, सुदामा चरित किससे मिलाएंगे? देखिएगा यहां पे एकता में शक्ति, ओ देखिए, ठीक, सुदामा चरित हमारा क्या है? खंड काव्य। ठीक, हम मैच नहीं कराएंगे, यहां पे साइड में लिख देंगे, जिस नंबर का रहेगा यहां पे नंबरिंग हम कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है शब्द शक्ति के भेद, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। इधर 5 देखिए मैंने पहले ही कर चुके हैं, कितने? 3 भेद होते हैं। ठीक, अगला 1 और 1 11, क्या है? एकता में शक्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 4। आपके 6 4 जा 24 मार्क्स आपको मिल चुके। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1 मार्क्स के थे कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चंस, जिसमें से ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके टोटल 30 मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे? देखिएगा, पहला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित है? तो किसमें है? हंस पत्रिका में। अगला, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में उपयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो अनुप्रास अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? काशी जो है शास्त्रों में किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? आनंद कानन के नाम से। ठीक, अगला, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। ऐसे ही आगे देखिएगा ध्यान से। ठीक, क्या है क्वेश्चन, कि जीतेन मार्गे नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया है? तो किसका निवास बताया है? देवी और देवताओं का। किसका? देवी और देवताओं का। अगला प्रश्न लास्ट देखिएगा, 1 मार्क्स का ये लास्ट प्रश्न है, कि लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर विवशता को किस प्रकार पहचान पाता है? तो किस प्रकार? पढ़कर। किस प्रकार अपनी पहचान पाता है? उसमें पढ़कर वो अपनी पहचान पाता है। ये हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस खत्म हो गए, एक एक नंबर के प्रश्न जो हो गए वो खत्म हो गए। यहां तक आपके 30 मार्क्स मिल चुके। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, क्या है? रीतिकालीन कोई 2 कविताओं के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। ठीक, मैंने क्या बोला आपको? ध्यान से पूरे वीडियो को आपको बैठ के आज देखना है। आपका कल क्या है? पेपर है। ठीक, और इसमें से 80 मार्क्स मिनिमम, 75 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80% मिनिमम मैं ये बोलूंगा कि मैच करेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है आपके लिए, और उसका उत्तर भी साथ में लिख दिया हूं, कि जिससे आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े। क्या है? बोला है कि रीतिकालीन की कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना को लिखिए। तो क्या है इसमें? कवि का नाम क्या है? कवि भूषण। उनकी रचना क्या है? शिवा बावनी। ठीक, दूसरा कवि कौन है? चिंतामणि। चिंतामणि का रस विलास। अब कहेंगे, देखिए मैंने अथवा के जो प्रश्न है उसको भी लिख दिया है, इस आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन मैंने क्या किया? दोनों को लिख दिया। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसमें से 80% क्वेश्चंस मैच करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने छोड़ा ही नहीं एक भी क्वेश्चन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, नई कविता की कोई दो विशेषताएं ऑब्लिक प्रवृत्तियां लिखिए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि नई कविता की कोई 2 विशेषताएं निम्न है। क्या है? मुक्तक छंद और लय, वैविकता और आत्म निरीक्षण। ये जो है 2 विशेषताएं थी किसकी? नई कविता की। ये यहां से आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें से कोई आपको एक करना होगा, दोनों करना नहीं है। अगला जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, क्या है? प्रश्न नंबर 7। क्या है?
कि तुलसीदास अथवा, यहां पे भी आपको हर एक प्रश्न में अथवा करके मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। आप या तो तुलसीदास का या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। चाहे तुलसीदास का लिखिए या सूर्यकांत त्रिपाठी का लिखिए, किसी एक का लिखना है। क्या लिखना है? काव्यगत विशेषताएं, और किन बिंदुओं के आधार पे? दो रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष के आधार। ठीक, क्वेश्चंस को ध्यान से, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ते नहीं है बच्चे, फिर कहते हैं हम तो लिखे थे, नंबर कहां से कट गए। तो ये गलती होती है बेटा कि हम लिखते तो हैं लेकिन क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है सही से, कि क्या लिखना क्या है। हमें याद भी है लेकिन हम उसको लिख नहीं पाते हैं। तो ध्यान देना है, हमें कोई एक लिखना है, या तो तुलसीदास का या तो सूर्यकांत त्रिपाठी का। लेकिन हम दोनों का बताएंगे आपको। क्या है? तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, ठीक, लिखें। उसके बाद किस पे लिखना था? दो रचनाओं और भावपक्ष कलापक्ष। तो दो रचनाएं क्या है? रामचरितमानस और कवितावली। ठीक, और उनकी भावपक्ष कलापक्ष फिर हमको बताना है। तो भक्ति, प्रेम, नैतिकता का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला हमने किसका बताया? तुलसीदास का। अब बचा किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। तो उसका, उनका भी हमने यहां पे आपको दिखाएंगे और बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। ठीक, किसका बचा था? आप उसको सूर्यकांत त्रिपाठी जी का देख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? ध्यान से देखिएगा कि परशुराम ने, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था? ठीक, तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध इसलिए किया था क्योंकि वह एक अत्याचारी और अन्यायी राजा था। ठीक, जिसने अपने पिता को मारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया था और ब्राह्मणों को सताने लगा था। परशुराम ने उनके अत्याचारों को रोकने के लिए उनका वध किया था। किसका? सहस्त्रबाहु का। ठीक ठीक, आगे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक, इसी क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला भी मैंने कर रखा है। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा? मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है और इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं? तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां जीवन की नश्वरता और स्थिरता का प्रतीक है। कवि जयशंकर प्रसाद यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, और हमारे जीवन की स्थितियां भी बदलती रहती हैं। हमारी जीवन की स्थितियां कोई रुकी हुई नहीं रहती हैं। कभी हमारे जीवन का जो परिस्थितियां होती है, स्थितियां होती है, वो क्या होती रहती है? बदलती रहती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? लिखिए, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कवि नागार्जुन के अनुसार नदियों में पानी का जादू मनुष्यों का श्रम का परिणाम। यहां पे जादू के बाद कॉमा लगाना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और मनुष्यों के श्रम का परिणाम, और पानी कॉमा मिट्टी और कॉमा धूप और कॉमा हवा का मिला जुला रूप फसल है। क्या है? इन सारी चीजों का जो परिश्रम है वो फसल है। ठीक, फसल में मिट्टी के गुण धर्म, सूर्य की किरणों का रूपांतर और हवा की थिरकन है। ठीक, फसल जो है ऐसे ही नहीं तैयार हो जाती है, फसल इन सारी चीजों से मिलकर तैयार होती है। इन सबके साथ किसानों और मजदूरों की श्रम भी सम्मिलित है, और फसल को उपजाने के लिए, फसल तैयार करने के लिए उसमें जो है किसान और मजदूरों का भी श्रम भी उसमें क्या है? सम्मिलित है। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसी का अथवा वाला, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा क्या है? संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं?
ठीक, संगतकार मतलब जो गायक और गायिकाओं के साथ जो रहते हैं ना, वो किन किन रूपों में गायक और गायिकाओं का मदद करते हैं। प्रश्न को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप भले ही याद ना किए हों, लेकिन आप लिख सकते हैं। देखिएगा वैसे ही मैंने लिखा है। क्या लिखा है कि संगतकार मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद निम्नलिखित मुख्य रूप में करते हैं। जैसे सुर और लय में मदद करते हैं। ठीक, सुर और लय में बोलते हैं ना, उनके साथ गाते हैं ना। ठीक, तो क्या करते हैं, सुर और लय में मदद करते हैं। ताल और छंद में साथ देते हैं। ताल और छंद में साथ देते हैं, बजाने में साथ देते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया अथवा के प्रश्न। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा ध्यान से प्रश्न नंबर 10 को। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार के नाम लिखिए। एक तो अपने को क्या बताना है कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और उसके प्रकार। ठीक, तो प्रबंध काव्य एक प्रकार की काव्य शैली है जिसमें किसी विशेष या कथा का विस्तार से वर्णन किया जाता है। ठीक, ये क्या हो गया, प्रबंध काव्य। अब इसके प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। ठीक, कहीं कहीं पे आख्यानक गीत नहीं दिया होता है। ठीक, लेकिन ये आपके 3 प्रकार होते हैं, किसके, प्रबंध काव्य के। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से देखिएगा कि क्या है, उसी का क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 का ही अथवा वाला। माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो आपको मैं अथवा वाला बता तो दे रहा हूं, लेकिन आप भी मत लिखने लगिएगा, कोई एक आपको लिखना है। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको अगर पता रहेगा तो मैं बोल रहा हूं कि 80% प्रश्न मैच करेगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस बता दिया हूं, और आपको अगर इसको ध्यान से देख लिए तो 100% श्योर रहिएगा कि 80% प्रश्न आपके मैच करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसको उत्तर क्या है कि माधुर्य गुण वह गुण है जिसमें शब्दों की मिठास और मधुरता होती है। माधुर्य गुण क्या है, तो माधुर्य गुण वह गुण है जिसमें शब्दों की मिठास और मधुरता होती है, जो श्रोता और पाठक के मन को आकर्षित करती है। क्या करती है, जो सुनने वाला होता है ना, या जो पढ़ने वाला होता है, उसके मन को आकर्षित करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, माधुर्य गुण। ठीक, और उदाहरण में दे दिया कि मधुमालती मंदिर में मधुकर बनकर मौन में मिल जाते हैं। मधुमालती मंदिर में मधुकर बनके, मतलब मधुमालती मंदिर में जो भी जाता है ना, वहां पे एकदम मधुकर बनके उसी में घुल मिल जाते हैं। ठीक, यहां पे पहले ही बोला है कि उसका मिठास और मधुरता में क्या होते हैं, श्रोता या पाठक घुल मिल जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उसी को हम क्या करते हैं, माधुर्य गुण। अगला जो प्रश्न है ध्यान से देखिएगा, क्या है कि चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए। ठीक, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं, मैं बोल दूं डायरेक्ट आगे बढ़ता चला जाऊं, क्योंकि आप प्रश्न उत्तर देख लेंगे, प्रश्न उत्तर देख लेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपने एक बार सुन लिया तो आपको कम से कम थोड़ा सा तो याद रहेगा, आप इसके बारे में कुछ तो लिखेंगे वहां पे, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, उसी प्रश्न का अथवा वाला जो था, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जब किसी वाक्य में एक शब्द एक से अधिक बार दोहराया जाए, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द को एक से अधिक बार दोहराया जाए, वहां नून एक पुनरुक्ति प्रकाश, यहां पे थोड़ा सा गलत हुआ है बेटा, ध्यान देना, ये प है। ठीक, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, यहां पे नुनारुक्ति लिख दिया था मैंने, ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी। ठीक, उदाहरण में क्या है, बार बार आती है मुझको, ठीक, मधुर याद बचपन की।
ठीक, तो किसी एक शब्द को, एक इसके आगे और भी है, मैंने पूरा पूरा इसमें लिखा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एक ही शब्द बार बार रिपीट करके आए, उसी को हम, उस अलंकार को क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। ठीक, इसका अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, प्रश्न नंबर 12 क्या है? कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। तो कहानी और उपन्यास के यहां से ऐसे 20 से डिवाइड कीजिएगा और दो अंतर ऐसे आपको लिखना है। क्या लिखना है? कहानी में कहानी संक्षिप्त होता है, उपन्यास विस्तृत में होता है। ठीक, कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। अब इससे अच्छा कोई अंतर नहीं लिख पाएगा। ठीक, आपको एक बार ध्यान से अगर पढ़ लिए सही से तो आपको याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न इसी का क्या है? अथवा वाला। ठीक, क्या है? नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। नाटक और एकांकी में दो अंतर लिखना है। नाटक, एकांकी। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। ठीक, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। ठीक, ये आपके क्या है? नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक, अगला जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, क्या है? प्रश्न नंबर, ठीक, ये देखिएगा, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर जो 13 है वो क्या है कि प्रश्न नंबर 13 में देखिएगा, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। अब अपने को यहां पे ना याद रखना है कि कोई एक लिखना है, ठीक ना? यहां पे ध्यान दीजिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल, इन दोनों की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। मैंने 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक, अब इसमें क्या है? या तो राम वृक्ष बेनीपुरी पे या यशपाल की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनको लिखना है। किसके आधार पे? रचनाएं और भाषा शैली। ठीक, तब देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं क्या है? रचनाओं के आधार पे गोदान की भूल, मिट्टी के सांधूर। ठीक, और भाषा शैली में क्या आएगा? सरल, स्पष्ट और सहज भाषा, ग्रामीण जीवन के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग, भाषा शैली। ये हो गया किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी का। आपको लिखना इन दोनों में से कोई एक ही है। अब हमने बता दे रहे हैं आपको यशपाल वाला भी। यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं क्या है? तो 2 रचनाओं के आधार पर क्या होगा? ज्ञान की भूख और देशद्रोही। ठीक, भाषा शैली स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली भाषा। ठीक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पे गहराई से विचार। ठीक, ये आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसी का, अगर जो है अथवा वाला तो हो गया। अगला जो प्रश्न है वो क्या है बेटा? कि प्रश्न नंबर 14 क्या है? 14 कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज के पाठ के आधार पर लिखिए। नवाब साहब के द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन, ठीक, किसके? लखनवी अंदाज में पाठ के आधार पर लिखना है। तो क्या लिखना है? नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन इस प्रकार है। अपने को बना के लिखना आना चाहिए कि जिससे अगले को ना पढ़ के थोड़ा सा मजा आए। ठीक, समझ में आ रहा है? पढ़ के अगले को इंटरेस्ट आए और वो पढ़े सही से आपकी लिखावट को। तो क्या लिखना है? देखिए, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा अपने हाथों से लिखा है। मैं चाहता तो इसको पेस्ट कर देता, लेकिन नहीं, लिख के आपको समझाया। देखो कैसे। नवाब साहब ने पहले अपने हाथों को साबुन से धोया, फिर पानी से धोया, फिर सुखाया। ठीक, इसके बाद उन्होंने अपने दांतों को मंजन से साफ किया, फिर उन्होंने अपने मुंह में पान का बीड़ा रखा और इसके बाद उन्होंने अपने बारीक और सुंदर चाकू से खीरे को छीला और पतले टुकड़ों में काटा। फिर अंत में उन्होंने खीरे के टुकड़ों को अपने मुंह में डाला और स्वाद लिया। ये क्या है? खीरा, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन है। ठीक, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 का ध्यान दीजिएगा कि अथवा में करके एक और क्वेश्चन पूछेगा। जो ये क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, अथवा में करके ये आपको ये क्वेश्चन पूछेगा।
क्या है क्वेश्चन कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक, या तो आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है या तो अथवा वाले का जवाब देना है। मैं तो सारे आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आपको किसी एक का देना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर निम्नलिखित व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पहला किसका प्रभाव पड़ा था? उनके पिता का। ठीक, पहला किसका प्रभाव पड़ा था लेखिका मन्नू भंडारी के? तो उनके पिता का प्रभाव क्या पड़ा था? मन्नू भंडारी के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके विचारों ने मनु के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया था। ठीक, मनु भंडारी के पिता जो थे वो सामाजिक और जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिससे मनु भंडारी के जीवन में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। ठीक, अगला किसका? उनके पति राजेंद्र यादव का प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा था? राजेंद्र यादव एक प्रसिद्ध लेखक और ठीक संपादक थे। राजेंद्र यादव क्या थे? एक प्रसिद्ध लेखक और संपादक थे। उनके साथ विवाह ने मन्नू को साहित्यिक जगत में प्रवेश करने में मदद किया। उनके साथ जब राजेंद्र यादव के साथ विवाह हुआ था मनु भंडारी का, तो उससे क्या हुआ था? मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो साहित्यिक जगत में प्रवेश करने में मदद मिली थी। ठीक, अगला और किसका रोल था? तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा किसका? तो महिला आंदोलन का प्रभाव पड़ा। जो महिला आंदोलन हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा था? मनु भंडारी ने महिला आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और इसके माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्यायों के लिए लड़ने की प्रेरणा प्राप्त की। ठीक, ये सारी चीजें आपको ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना है। ये जो है ना ब्लैक पेन से लिखना और बाकी ब्लू पेन से लिखना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता है? तो क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यहां बिहारी लाल ने शहनाई बजाने की एक नई शैली का विकास किया था। ठीक, और उनकी इस शैली ने शहनाई को एक नया आयाम पर पहुंचाया। ठीक, शहनाई को एक नए आयाम पर पहुंचाया और डुमराव को शहनाई की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। और वही जो थी डुमराव को एक शहनाई की दुनिया में एक नया स्थान दिलाया था, एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया था, इसलिए उनको याद किया जाता है। किसको? डुमराव को। ठीक, अगला जो प्रश्न है इसका ध्यान दीजिएगा, अथवा करके। ठीक, अथवा में या तो लिखिए या तो ये लिखिए। क्या है? लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता क्या है? तो याद रखिएगा, लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, सभ्यता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों का जीवन सुव्यवस्थित संगठित होता है, सुव्यवस्थित और संगठित होता है, जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और संवाद करते हैं। ठीक, क्या? सहयोग और संवाद करते हैं। ये जो है उनके अनुसार सभ्यता का परिभाषा है। ठीक, किसके अनुसार? लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो है वो क्या है? देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। सबके आगे हमने मार्किंग कर रखा है, कितने मार्क्स के हैं कितने नहीं। तो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या बोलते हैं उसको? अतिशयोक्ति। ठीक, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या था? अतिशयोक्ति। ठीक, जिससे बांटा ना जा सके अविभाज्य, जिसे बांटा ना जा सके अविभाज्य।
इसका जो है अथवा वाला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ क्या होगा? एक चीज से दो फायदे होना। ठीक, किसी एक चीज से दो फायदे होना। और किसका अर्थ है बेटा? आम के आम गुठलियों के दाम। क्या है? वाक्य में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप अपने मन से कन्वर्ट कर सकते हैं वाक्य में। अर्थ सही होना चाहिए। अर्थ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। वाक्य आप अपने मन से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया? उसने एक ही निवेश से दो कंपनियों में शेयर खरीद लिए, या सचमुच आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई कि एक ही निवेश से एक जगह हमने इन्वेस्ट किया और उसी से दो कंपनियों के शेयर हमने खरीद लिया। तो ये क्या हो जाएगा? आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएगा, दाम वाली बात हो जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थ क्या होगा? किसी को बहुत कम मात्रा में कुछ देना। किसी को बहुत कम मात्रा में कुछ देना, तो जिससे उसकी जरूरत पूरी ना हो। तो क्या अर्थ क्या हो इसका? वाक्य में कैसे लिखेंगे? गरीबों को सिर्फ 5 रुपए की सहायता देना ऊंट के मुंह में जीरा देने जैसी बात हो जाएगी। ठीक भैया, गरीबों को, एकदम गरीब है, भूख से तड़प रहा है, और तुम ले जाके पार्ले जी बिस्किट थमा दो, फोटो खिंचवा लो। ठीक, तो क्या कहलाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, क्या है? तो प्रश्न नंबर 17, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? तो क्या होगा इसका? कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना बौद्ध धर्म में अलग अलग अवसरों को संकेत करता है। जैसे श्वेत पताका का यहाँ पे अर्थ पूरा लिखा हुआ है, शोक और स्मृति के अवसरों पर लगाई जाती है। जैसे कि बौद्ध भिक्षुओं के निधन होने पर श्वेत पताका लगाया जाता है। ठीक, और रंगीन पताका कब लगाया जाता है? ध्यान रखिएगा, तो बौद्ध त्योहारों और उत्सवों पर लगाई जाती है। रंगीन पताका कब लगाया जाता है? बौद्ध धर्म में जब कोई त्योहार हो, उत्सव है, तो उस टाइम पे लगाया जाता है, जैसे कि बौद्ध पूर्णिमा। ठीक, अगला इसी का अथवा का प्रश्न है, क्या है? लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। इसका क्या कारण है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? अज्ञेय के अनुसार अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, अनुभूति और अनुभव, ठीक, ध्यान रखिएगा कि अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभव जो है ना, होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। किसी का अनुभव जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे भी उसका ही हम मतलब समझा रहे हैं कि अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के गहरे अर्थों और भावनाओं को समझने में मदद करती है, जो कि केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं मिल सकती। ठीक, ये है आपके प्रश्न का उत्तर। अगला जो प्रश्न है वो ध्यान दीजिएगा, क्या है प्रश्न? ठीक, क्या है प्रश्न नंबर 18 प्रश्न जो है वो ध्यान से देखिएगा, क्या है कि निम्नलिखित वाक्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जो ये काव्यांश दिए हुए हैं इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है, यहां पे पढ़ना है आपको काव्यांश। ठीक, हमने इसका पूरा का पूरा हमने संदर्भ भी लिखा हुआ है और इसका जो है प्रसंग भी लिखा है। आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा काव्यांश को सही से। ठीक, उसके बाद इसका प्रसंग हमने ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, प्रसंग देखने के बाद, सही से पढ़ने के बाद, उसके बाद आप देखिए इधर, तो मैंने इसका क्या लिखा हुआ है? ठीक, प्रसंग वो संदर्भ था, प्रसंग ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रसंग। ठीक, और ये क्या है? भावार्थ। उस जो काव्यांश था उसका प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, और ये क्या है? भावार्थ। ठीक ना। अगला जो प्रश्न है एक बार देख लीजिएगा इसको सही से और याद कर लीजिएगा।
अगला जो प्रश्न है मैं इसको पढ़ पढ़ के बताने लगूंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा, ध्यान देना। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, उसी प्रश्न का अथवा करके था। ये भी हमारा काव्यांश दिया गया है और इस काव्यांश का प्रसंग यहाँ पे मैंने लिखा है पूरा का पूरा, आपको समझिएगा पढ़ के। और इसी का प्रसंग यहाँ पे मैंने लिख रखा है और नीचे इसके भावार्थ लिखे हैं। आप भावार्थ को भी एक बार वीडियो को रोक के ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखा हूं, ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ जाए उस शब्दों का यूज किया हूं और लिखा हूं, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। वो काव्यांश था, यहाँ पे गद्यांश की बात करेगा। एक काव्यांश से क्वेश्चन पूछेगा, प्रसंग और संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, ठीक, और एक गद्यांश से प्रश्न पूछेगा, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। अब ये आप पूरा गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ध्यान दीजिए, आपको इसकी जो है ना, यहां देखिए, पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अगला जो है इसका ये देखिए आप, ठीक, इसका प्रसंग यहां पे मैंने लिख रखा है, ठीक, और संदर्भ, सॉरी, पहले संदर्भ फिर प्रसंग फिर व्याख्या, इसका यहां पे हमने किया है। वीडियो को रोक के आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिएगा। ये हमारा गद्यांश है, तो इसको आप कहानी के रूप में लिखना होता है। पढ़ने के बाद अर्थ को अपने भाषा में समझाना होता है, ठीक। तो यहां पे मैंने इसकी पूरी पूरी व्याख्या किया हुआ है, ठीक। अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से देखिएगा, क्या है क्या नहीं है। अगला जो है उसी का गद्यांश का ही अथवा वाला, तो ये जो है यह पितृगथा, ये भी हमारा क्या है, गद्यांश ही है, ठीक। और इसका जो है इधर हमने संदर्भ, पहले संदर्भ फिर हमने प्रसंग फिर व्याख्या, दो पद्यांश का हमने संदर्भ प्रसंग और व्याख्या किया हुआ है, अथवा वाले भी, और दो गद्यांश का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या हमने पूर्णतः कर रखा है। वीडियो को रोक के आप आराम से इसको देख के और एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे, तो ऐसी भाषा शैली में लिखा हो कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देख लीजिए ध्यान से, ठीक। ये पूरा पूरा इसका क्या है, वीडियो को रोक रोक के आराम आराम से आप इसको देख लीजिएगा। ये पूरा पूरा मैंने अपनी भाषा में लिख रखा है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिएगा, अब नीचे नहीं है, आगे देखें। अगला प्रश्न याद रखिएगा कि पेपर का पैटर्न क्या था, पद्यांश से पूछेगा, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, गद्यांश से पूछेगा, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। अब अगला जो प्रश्न है 20, वो क्या है, धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। आप एक विज्ञापन बनाइएगा और धूम्रपान को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसको लिखिएगा, आपको खुद करना है। दूसरा इसका अथवा वाला जो प्रश्न था हमने किया है, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक। मेरे जीवन का लक्ष्य पर एक अनुच्छेद लिखना है, उस अनुच्छेद को हमने यहाँ पे लिख रखा है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति बनूं, मैं अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं जो दूसरों की मदद करने में हमेशा तैयार रहें। मैं अपने जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत, समर्पण और संघर्ष करने को तैयार हूं। भले क्या होता है, आपको लिखना आना चाहिए कि अगला जब पढ़े ना तो थोड़ा सा मंत्र मुग्ध हो जाए, समझ में आ रहा है, वो क्या हो जाए, मंत्र मुग्ध हो जाए, आपकी लिखावट को पढ़े। तो थोड़ी सी राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा और ऐसे शब्द का यूज कीजिएगा कि जिससे अगले को इंटरेस्ट आए पढ़ने में, ठीक। अब यह अपन आपका हो गया प्रश्न नंबर 20, ठीक। 21 क्या है, ध्यान दीजिएगा आगे। प्रश्न नंबर जो 21 था वो क्या था, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक। एक काव्यांश होगा, उससे 5 प्रश्न पूछे हुए हैं, एक गद्यांश है, उससे 5 प्रश्न
5 से 6 प्रश्न पूछे हुए हैं और उसका उत्तर अपने को देना है। जैसे अब ये पढ़िए पूरा पूरा कि यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम मत बो, ये अपना काव्यांश है। और इससे जो है एक प्रश्न पूछा हुआ है नीचे, यहाँ पे देखिए नीचे क्या पूछा हुआ है, प्रश्न पूछा हुआ है। काव्यांश को आप आराम से इसको रोक के वीडियो को फिर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद मैं ये नहीं बोलूंगा लिख लिख के कीजिए, नहीं, आप केवल ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, क्या है देखिएगा ध्यान से, क्या है इसके प्रश्न जो है ना, मैं प्रश्न को दिखाता हूं आपको कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का ठीक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त जो शीर्षक होगा वो क्या होगा, संवेदना और सहानुभूति। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों में फूल बोने और कांटे बोने का प्रतीकात्मक क्या है। तो फूल बोने का अर्थ है दूसरों के जीवन में खुशियां और सुख फैलाना, जबकि कांटे बोने का अर्थ है दूसरे के जीवन में दुख और कठिनाइयां पैदा करना। ऐसे ही इसका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक, मैं डायरेक्ट ऊपर कर देता हूं, 4 प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक, क्या है, भय से कातर होने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। मतलब डर जाने पे, भय से डर जाने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। तो आपको याद रखना है, भय से कातर होने पर मनुष्य की स्थिति कमजोर और असहाय हो जाती है, वह अपने डर के कारण रोने लगता है। ठीक, अगला जो प्रश्न है, उक्त पंक्तियों में मानव मन को कैसा बताया गया है। तो उक्त पंक्तियों में मानव मन को कमजोर और संवेदनशील बताया गया है। यहाँ ममता और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ममता और सहानुभूति की आवश्यकता होती है, और कटुता से घायल हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, कटुता से कोई भी घायल हो सकता है। ये आप इसका जो इसका अथवा वाला है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक, अथवा वाला जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये क्या है, व्यक्ति से अगली इकाई परिवार की है, पति पत्नी माता पिता तथा बच्चों से परिवार बनता है। एक पूरी की पूरी कहानी है, आप इसको पढ़ना है आपको। और इसके जो प्रश्न है वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको। इस प्रश्नों के जवाब आपको रोक रोक के आराम से ध्यान दीजिएगा कि आपको इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक, ये पूरी की पूरी क्या है, कहानी है, इसको आपको रोक के अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं बोलूं, ये देखिए यहां तक हमने पहले पढ़ लिया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करना है। ठीक, रोकने के बाद आराम से इसको रोक के पहले पढ़िएगा कहानी को। ठीक, रोक के कहानी को पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक, क्या करना है, रोक के कहानी को इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्यों, क्योंकि जब तक हम इसको सही से पढ़ेंगे नहीं, नीचे प्रश्नों के हम जवाब नहीं दे सकते। ठीक, तो नीचे जो है इसके बाद प्रश्न है, कहानी पढ़ने के बाद देखिए नीचे इसके बाद प्रश्न है, क्या है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उपर्युक्त का मतलब और उपयुक्त का मतलब दोनों में डिफरेंस देखिएगा। उपर्युक्त मतलब ऊपर जो गद्यांश दिए गए हैं उसका उपयुक्त शीर्षक लिखिए कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, मैं अब ऊपर कर देता हूं। ठीक, क्या है, तो उपयुक्त शीर्षक परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण है, क्योंकि उस गद्यांश में परिवार के कल्याण की बात की गई है और जनसंख्या के रोकने की बात कही गई है, जनसंख्या नियंत्रण करने की बात पूरे गद्यांश में की गई है। इसीलिए उसका उपयुक्त जो शीर्षक होगा परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण होगा। ठीक, और लेखक के अनुसार अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार परिवार कल्याण का क्या कहलाता है। तो लेखक के अनुसार परिवार कल्याण का अर्थ है परिवार को सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए प्रयत्न करना। परिवार को सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए प्रयत्न कोशिश करना। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो ध्यान दीजिएगा क्या है। ठीक, यहां पे क्या है, सुख समृद्धि शब्द का विरोध करके यौगिक का नाम लिखिए। ठीक, क्या है
देखिए ध्यान से, देखिए सुख समृद्धि शब्द का विरोध करके यौगिक का नाम लिखिए। तो सुख समृद्धि शब्द का विरोधी शब्द है दुख और दरिद्रता। क्या है? दुख और दरिद्रता। ठीक। परिवार, अगला प्रश्न है, परिवार को छोटा रखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो परिवार को छोटा रखने के लिए हमें आम जनता में चेतना जागृत करनी होगी, चेतना जागृत करनी होगी और लोगों को समझाना होगा कि जनसंख्या वृद्धि से उनके परिवार को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक। बच्चे अधिक होंगे तो हम फिर उनको पढ़ाने में असमर्थ हो जाएंगे, अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ हो जाएंगे। ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी, उनको जगाना, जागृत करना पड़ेगा। ठीक। अगला जो प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा, क्या है प्रश्न? प्रश्न नंबर 22। ठीक, 22। देखिए ध्यान से कि विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखने के लिए आता ही आता है। तो लास्ट से सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? पत्र ही होगा। तो हमने पत्र को पूरा पूरा यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा और पत्र को सही से पढ़िएगा। ठीक। अब देखिए, श्रीमान महोदय सीएम राइज स्कूल इंदौर। सीएम राइज स्कूल मतलब जो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं उसका नाम जो है क्या है? सीएम राइज स्कूल। तो उसका मैंने नाम लेकर यहाँ पे पत्र लिखा है। विषय क्या है? विषय तो खेल सामग्री की मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। ठीक। आगे क्या? महोदय। पैटर्न इसका ध्यान से देखना है आपको कि किस पैटर्न पे पूरा पूरा लिखा है, महोदय या महोदया। मैं आपको यह पत्र अपने विद्यालय के खेल विभाग की आवश्यकताओं के बारे में लिख रहा हूं। हमारे विद्यालय में खेल कूद की गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती है, लेकिन हमें खेल सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक। हमें निम्नलिखित खेल सामग्री की आवश्यकता है। क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट किट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस रैकेट और बैडमिंटन रैकेट, इन सब चीजों की आवश्यकता है। और आगे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक। देखिए कि इन खेल सामग्रियों की उपलब्धता से हमारे छात्रों को अपने खेल कौशल को विकसित करने में मदद मिलेगी और वे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें इन खेल सामग्रियों की व्यवस्था कराने में मदद करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक। जो भी हो अपना नाम लिख देना है। ठीक। अगला जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा इसका। ठीक। क्या है? इसी का अथवा वाला। अथवा में क्या रहेगा कि पत्र लिखना है तो पत्र के लिए भी अथवा में देगा, समय के सदुपयोग या परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है। ठीक। कि समय का सदुपयोग करें और छोटे भाई को पत्र लिखना है। तो क्या है? इसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। ठीक। और देखिए कैसे लिखेंगे इसको। प्रिय भाई, मैं आशा करता हूं कि तुम ठीक होंगे। ठीक। मैं तुम्हें यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सको। भाई, समय बहुत कीमती है, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम अपने समय को सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा परिश्रम भी सफलता की कुंजी है। ठीक। यदि हम मेहनत करें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें पूरा। सफल होंगे। ठीक। कहां थे? यहां पे। तुम्हें अपने अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं भाई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को ध्यान में रखोगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। ठीक। तुम्हारा बड़ा भाई, अपना नाम लिख दो। ठीक। ऐसा आपको पत्र लिखने हैं। 2 पत्र देंगे, उसमें से कोई एक
लिखने होंगे। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सागर्भित निबंध लिखिए। अब निबंध लिखना है बेटा, आप खुद से लिख लेना। मैं ये 4 टॉपिक बता रहा हूं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, और इसको लिख लीजिएगा। ठीक, ये 4 टॉपिक देखिए। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, और प्रदूषण नियंत्रण पे लिखना है कारण और निदान बताते हुए निबंध, और मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर का उपयोग कितना है कितना नहीं। चौथा स्वच्छ भारत अभियान, और पुस्तकालय का महत्व। ठीक, अगर आपको प्रश्न समझ में आए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।